एक तरफ थी गांव की सिंपल सादी खूबसूरत सी लड़की आस्था और एक तरफ हमारा बिजनेस टाइकून अरमान सिंघानिया, जो कि एक नाम नहीं ब्रांड है। लोग जिसकी एक झलक के दीवाने हैं। अरमान की लाइफ में लग्जरी, पैसा, स्टेटस अहम है, तो आस्था की लाइफ में डॉक्टर बनने के सपने और उसके कान्हा जी। हर दिन आस्था जितना अरमान के नजदीक जाने की कोशिश करती, उतना अरमान की नफरत उसके प्रति बढ़ती जाती। शादी के इतने समय बाद भी अरमान आस्था की परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आज जब अरमान नशे में धुत घर आया। प्रियंका दीदी, आपकी शादी हो और हम आए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल का ही दिन था कि आस्था खुशी खुशी अपनी मामी की लड़की की शादी के लिए गांव से शहर आई थी। बचपन से ही अनाथ आस्था को उसकी नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना। लेकिन ये सब हुआ कैसे आस्था बन गई दुल्हन। आज बेंगलुरु के एक 7 स्टार होटल में हजारों लोगों की भीड़ और कैमरों की चमक के बीच मंच पर बैठे देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का दिन था। लेकिन मंडप में बैठा दूल्हा अपनी दुल्हन के इंतजार की जगह अपने लैपटॉप और फोन में बिजी था। शहर के लोग हैरान थे कि अरमान सिंघानिया जैसी हस्ती ने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने का फैसला क्यों लिया। सुनिए, जल्दी सब प्रियंका के कमरे में आइए, अनर्थ हो गया। तभी पंडित जी ने दुल्हन के पिता से कहा, जजमान, शादी का मुहूर्त पास है, लड़की को मंडप में बुलाइए। चल हम दोनों होने वाली भाभी को लेके आते हैं। अरे आप लोग बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। दुल्हन अपनी माँ और बहन के साथ तैयार हो रही है, बस थोड़ी तैयारी बाकी है। इधर मंडप में शहनाई बज रही थी, लेकिन दुल्हन के कमरे में एक अजीब सी शांति थी। अरमान की दुल्हन प्रियंका को अरमान के दादू यानी आलोक सिंघानिया ने चुना था। प्रियंका उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मनोज मल्होत्रा की बेटी थी। साधारण सी दिखने वाली प्रियंका ने भी अपने पिता के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आज शादी के दिन जैसे ही मनोज जी अपनी बेटी प्रियंका के कमरे में घुसे, तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका, ये क्या तूने? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? प्रियंका मंडप पे आने से ठीक पहले गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये बात उसके माता पिता को पता चली, तो उनके पैर कांपने लगे। तभी वहाँ खड़े आलोक जी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो भी उस ओर बढ़ गए। उन्हें देखते ही दुल्हन के पिता ने कहा, प्रियंका तैयार हो रही है, बस कुछ ही देर में आ जाएगी। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि अरमान के दादाजी ने कमरे के अंदर से आ रही रोने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर एक सिंपल, मासूम लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी, जिसका नाम था आस्था। ये देखकर आलोक सिंघानिया गरजते हुए बोले, प्रियंका कहाँ है और ये सब तमाशा क्या है? प्रियंका की माँ सीमा कांपती आवाज में बोली, सर, प्रियंका भाग गई और हमें पूरा यकीन है इस आस्था ने ही उसे भगाया है। मैंने कुछ नहीं किया मामी, मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। जहाँ सब डर और गुस्से में थे, वहीं आलोक सिंघानिया ने कड़क आवाज में बोला, आज ये शादी हर हाल में होगी। दुल्हन भाग गई है तो उसकी जगह कोई और बैठेगा, वरना अरमान के गुस्से से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही दुल्हन की माँ सीमा ने आस्था को उनके सामने धकेलते हुए कहा, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसलिए इसका हर्जाना भी इसी को भुगतना पड़ेगा। ये बनेगी अब अरमान की दुल्हन। आस्था की आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी नानी के पास जाना है बस। प्रियंका दीदी बता रही थी कि वो। चुप कर अपनी जुबान और जैसा कहती हूँ वैसा कर। आस्था रोती रही, चीखती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त बात किसी की जिंदगी की नहीं, बल्कि सिंघानिया एम्पायर की इज्जत की थी। आस्था के मामा ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तू नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। आस्था के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। घूंघट की वजह से अरमान को दुल्हन बदलने का पता ही नहीं चला। अरमान ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए गले में मंगलसूत्र पहना दिया और फिर वो अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। इधर आस्था के बारे में सभी चीजें जानने के लिए अरमान के दादू आलोक सिंघानिया ने उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी। लेकिन जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनकी डिटेल्स पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए और वो खुद से बुदबुदाते हुए बोले, पहले मैंने सोचा था
कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद तलाक दिलवाकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं, ये जिंदगी भर अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। इसी के साथ आस्था विदा होकर सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। कहते हैं सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर पैर रखना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन आस्था के लिए ये उस सपने की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की दहलीज थी। आस्था ने अभी भी घूंघट नहीं हटाया था, इसलिए उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अरमान तेजी से दरवाजे के अंदर जाने लगा कि तभी आलोक जी ने तेज आवाज में कहा, अरमान, इस तरह बिना दुल्हन लिए घर में एंट्री नहीं कर सकते हो तुम। जाओ, दुल्हन को साथ लेकर आओ। अरमान ने गुस्से में दांत पीसे और अगले ही पल आस्था के पास आकर बोला, क्या तुम गाड़ी से उतरोगी या यहीं बैठी रहोगी? आस्था को पता था कि अरमान का गुस्सा काफी भयानक है, लेकिन इसके उलट उसने आगे जो किया वो देखकर सब सन्न रह गए। उसने अगले ही पल आस्था को अपनी गोद में उठाया और लंबे लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर आ गया। ये देखते ही वहाँ मौजूद अरमान के छोटे भाई और उसके कुछ दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी। उन्हें ये काफी रोमांटिक लग रहा था, लेकिन घर के अंदर पहुँचते ही अरमान ने आस्था को खुद से दूर करते हुए वापस बाहर जाकर दादाजी से कहा, मुझे अब और कोई नाटक नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, उसे पूरा करने दीजिए। ये बोलते हुए अरमान अपने स्टडी रूम में घुस गया। इधर दादाजी का इशारा पाते ही अरमान का भाई आहान आस्था के पास जाकर बोला, आप काफी थक गई होंगी, ऊपर रूम में चल के आराम कर लीजिए। आहान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ते हुए बोला, भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस बेल बजा दीजिएगा, कोई ना कोई उसी वक्त आपकी सेवा में जरूर हाजिर हो जाएगा। जैसे ही आस्था अंदर आई उसने राहत की सांस ली। पहली बार वो अपने नए घर में अकेली थी। उसने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक किया, घूंघट हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पड़ी उस कमरे में जहाँ वो खड़ी थी। वहाँ की सभी चीजें बेहद महंगी और इम्पोर्टेड थी और बीचों बीच पड़ा हुआ एक किंग साइज का बड़ा सा बेड था। इतनी महंगी महंगी चीजों को आस्था बड़ी हैरानी से देख रही थी। ये सब तो मैंने सिर्फ सीरियल्स और फिल्मों में ही देखा था। तभी अपने आप से बात करती आस्था धीरे धीरे कमरे में लगे आईने के सामने आ गई और जब उसने खुद को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे आईने में वो नहीं कोई और खड़ा हो। सूजी आंखें, लाल नाक, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वो मासूमियत बरकरार थी। तभी उसे याद आया कि वो अरमान के कमरे में मौजूद है। ये ख्याल आते ही वो रूम में रखे बेड के एक कोने में बैठ जाती है। आस्था इतनी थकी हुई थी कि थोड़ी ही देर में नींद उसे घेर लेती है। उधर रात के 2 बजे जब सारा घर सो रहा था तब अरमान ने अपना काम खत्म किया और वो अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो उसे पता चला कि उसका कमरा अंदर से लॉक था। ये क्या, दरवाजा लॉक है, वो भी मेरे कमरे का? अब अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक मिला। उसने अपनी फिंगरप्रिंट आईडी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बेड के एक कोने पर आस्था सोई हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अरमान ने नफरत से उसे देखा और मुंह मोड़ लिया। दादाजी को क्या जरूरत थी इसे मेरे कमरे में भेजने की? ये शादी तो सिर्फ नाम की है और वैसे भी मेरी जिंदगी में किसी भी लड़की की कोई जगह नहीं। वो खांस कर आस्था को जगाने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा तेज खांसता है, लेकिन आस्था गहरी नींद में थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। ये देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने टेबल पर रखा गिलास हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही गिलास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन आस्था की आंख अब भी नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपने ही माथे पर हाथ मार लिया क्योंकि अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की को इतनी आसानी से क्यों उठा रहा हूँ? तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी ही दूरी पर रखे एक वाज पर फायर कर दिया। अब जैसे ही आस्था के पास वाज में फायर हुआ, आस्था तुरंत उठकर बैठ गई और उसने जोरों से चीख मार दी। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने की आवाज के शोर से अरमान के दादाजी और उसका भाई आहान सब घबरा गए। दादू, गोली की आवाज अरमान भाई के कमरे के ओर से आई और वो दौड़ते हुए ऊपर आकर जोर जोर से अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही अरमान ने दरवाजा खोला तो दादाजी गुस्से में बोले, अरमान, ये क्या बदतमीजी है? आस्था को डराने की क्या जरूरत थी? अरमान ने ठंडी लेकिन तेज नजर से दादाजी की ओर देखा। दादाजी, आपके कहने पर मैंने ये शादी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे निभाऊंगा भी। शुक्र मनाइए कि गोली इसके सिर में नहीं लगी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। लेकिन तभी उसके भाई आहान ने बोला, अरमान ब्रो,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो आहान। किसने कहा कि ये तुम्हारी भाभी है? जाओ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। अरमान के ऐसा बोलते ही दादाजी आस्था को अपने साथ नीचे लेकर आ गए। अब वहाँ सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। दादाजी ने आस्था का हाथ थामा और बोले, बेटा माफ करना, हम जानते हैं कि तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दोगी तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत बना दूंगा। ये मेरा पक्का वादा है। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। दादाजी ने आस्था की तरफ देखते हुए एक बार फिर से कहा, मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। चलो फिलहाल रात काफी हो गई है, तुम इस कमरे में सो जाओ। आस्था अगली सुबह जब सोकर उठी तो उसे पता चला कि अरमान अपनी बिजनेस डील के चलते अगले 2 दिनों के लिए बाहर गया है। तो उसने चैन की सांस ली। आस्था को जिंदगी में पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की ओर बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो हाथ में बड़ी सी कैंची लिए कुछ पौधों की टहनियाँ काट रहा था। ओह माय गॉड, ये कोई पागल माली है जो अरमान के महंगे पौधे काट रहा है। अरमान को पता चला तो इस बेचारे की खैर नहीं। बस फिर क्या था, आस्था ने तुरंत उसे तेज आवाज में कहा, रुको, ये गलत कर रहे हो तुम। तभी वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा और उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधे आस्था की आंखों में खो गईं। 1 सेकंड को हवा जैसे थम गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी आस्था ने तुनक कर कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से और तुम मुझे ही घूर रहे हो। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। अरमान के घर के गार्डन में तो दुनिया के सबसे महंगे महंगे पौधे मौजूद थे, जिनकी देखभाल खुद अरमान किया करता था। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। उसने आस्था को देखते हुए गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू! तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अभी भी मौका है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ यहाँ से। वैसे भी आस्था बहुत कम लोगों को ही सलाह देती है। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तभी आस्था तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरा हाथ पकड़ के खींचने की? नौकर हो तो नौकर बनकर ही रहो, समझे? जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान उसकी ओर गुस्से से आग बरसाते हुए बोला, नौकर? तुमने अभी मुझे नौकर कहा? लगता है तुम्हें सच का पता नहीं। लो कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं यहाँ तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने आई हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? आस्था अपना हाथ माथे पर मारती है और बोलती है, हे भगवान, लगता है उस मॉन्स्टर ने घर में नौकर भी अपने जैसे ही रखे हैं। सुनो, तड़ी का मतलब धमकी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और तुम हो कि मेरे सामने ही टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। वो कुछ बोलता कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। भाभी, भैया तो घर पे है नहीं, फिर आप किससे बात कर रही हैं? आस्था ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी, मेरा मतलब मैडम, आप अंदर चलिए अभी प्लीज। इतना बड़ा धोखा! इस झूठ को छुपाने की क्या वजह थी तुम सबकी? आहान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। पर आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? इधर आहान ने हकलाते हुए अरमान से कहा, अरमान भाई, मैं समझा सकता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसका शरीर पसीने से नहा गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाल ली। अरमान, ये क्या कर रहे हैं आप?
आपकी बीवी हूँ मैं। मुझे झूठ और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। ये देखकर आस्था के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। क्या अरमान ने सच में आस्था पर गोली चला दी थी? अरमान के गुस्से के पीछे छुपा है अतीत का कौन सा राज? आस्था के माता पिता की डिटेल्स देखकर क्यों चौंक गए थे दादाजी? और अगर आस्था इस बार भी बच गई तो क्या वो अरमान के पत्थर दिल को पिघलाने में हो पाएगी कामयाब? और शुरू होगी एक प्रेम कहानी। ऐसे ही पूरी दुनिया दीवानी नहीं है इस कहानी की, जो लोग पैसा खर्च करके भी सुनना चाहते हैं। आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। इससे पहले ये वीडियो कहीं गायब हो जाए, नीचे दिए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए तेरे इश्क में, वो भी हिंदी में बिल्कुल मुफ्त।